हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नई सीरीज भारतीय राज्य व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों इसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे, जो एम लक्ष्मीकांत बुक पब्लिश होती है उसी के माध्यम से हम लोग पूरी स्टडी करेंगे भारतीय संविधान की। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है एम लक्ष्मीकांत। जब भी संविधान की बात होती है तो एम लक्ष्मीकांत का नाम सबसे पहले आता है बुक का। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप कर रहे हो एसएससी की तैयारी, तो दोस्तों एम लक्ष्मीकांत का आपने नाम अवश्य सुना होगा। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट इस बुक की तैयारी करना। तो दोस्तों शुरू करते हैं कुछ ही टाइम में हम लोग एम लक्ष्मीकांत भारतीय राज्य व्यवस्था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक। उससे पहले दोस्तों आप हमारे फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं मॉडिफाई एग्जाम करके दोस्तों। ठीक है, फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप मॉडिफाई एग्जाम करके फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए और टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन करिए। दोस्तों हमारे दो यूट्यूब चैनल है, मॉडिफाई एग्जाम और मॉडिफाई स्टडी करके, आप इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए पहले बात करते हैं पृष्ठभूमि की। क्या रही भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। दोस्तों महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, कंपनी जो सिर्फ अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी। दोस्तों उन्हें एक चार्टर के माध्यम से एक लिखित में दिया गया कि आप भारत में जाके व्यापार करिए। महारानी एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को वो 1600 ईस्वी में दिया गया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा उन्हें चार्टर से अनुमति दी गई थी कि आप जाके भारत में व्यापार करो। ठीक है, 1765 में, ठीक है 1765 की बात हो रही है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1765 में, 1600 में ये आए हैं। ठीक है, और 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी के न्याय का अधिकार प्राप्त कर लिए गए थे। इसके तहत भारत के क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक राज्य के रूप में उत्कर्ष होने लगा भारत के अंदर। दोस्तों यह इसके बाद ये लोग की नहीं पूरे भारत पर अधिकार कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चार्टर हम लोग इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपनों हाथों में ले लिया। दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है 1857 की क्रांति के बाद क्या किया, ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। तो ये रही है दोस्तों, 1600 ईस्वी में आते हैं। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी मामलों की यह अपने हाथों में ले लेते हैं। 1857 की सिपाही विद्रोह के बाद ये लोग क्या करते हैं, ताज का शासन मतलब डायरेक्टली ब्रिटिश महारानी के हाथों में यहाँ का शासन चला जाता है भारत का। ये रही है दोनों पृष्ठभूमि। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, स्वतंत्रता मिल गई, उसके बाद में भारतीयों को एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है दोस्तों। यहाँ इसके अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में और ये 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। ठीक है, इस 26 जनवरी को दोस्तों गणतंत्र दिवस इसी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अस्तित्व में आया था। आइए दोस्तों देख लेते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या क्या रही, संविधान बनने से पहले क्या क्या पृष्ठभूमि रही है। कंपनी का शासन दोस्तों, ठीक है, यह डिवाइड किया 1773 से 1858 तक। ठीक है, और है सम्राट या ताज का शासन 1858 से 1947 तक, दो भागों में डिवाइड किया है। इन्हीं के बीच में दोस्तों कोई कानून बने हुए हम लोग उसको बारी बारी से पढ़ते हैं। ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट
1773 में आया दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा आया 1781 में संशोधन अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट के में थोड़ा सा बदलाव करके संशोधन अधिनियम पारित किया गया दोस्तों। 1786 का अधिनियम इसके बाद आया। इसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इधर उधर हो गए, ठीक है। एक है 1793 का चार्टर कानून और है 1813 का चार्टर कानून और 1833 और फिर उसके बाद में 1853 का। यह कंपनी के शासन के अधीन आए गए थे इतने 1773, 1781, 1784, 1786, 1793, 1813, 1833 और 1853। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपनी शासन के अधीन पहला रेगुलेटिंग एक्ट के। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बंगाल के गवर्नर को क्या नाम दे दिया दोस्तों? बंगाल का गवर्नर जनरल इस पद का नाम दे दिया। इसकी सहायता से एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन हो गया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर कौन बने? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने। ठीक है, बंगाल को बंगाल का क्या बोल रहे? गवर्नर जनरल बोल दिया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोल दिया गया दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद था और इसके पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? तो आपको याद रहना चाहिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। अब अगला, इसके द्वारा मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कौन कौन से हो गए दोस्तों? मद्रास और मुंबई बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसी एक दूसरे से अलग थी। पहले 3 प्रेसिडेंसियां थी, मद्रास, मुंबई और बंगाल। और दोस्तों मद्रास और मुंबई इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर के अधीन आ गए। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। 1774 में ही कर दी थी अंग्रेजों ने उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, जिसमें कितने? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थी। ये 4 सदस्यीय थी दोस्तों, ये भी 4 सदस्य थी। और वहां पे भी कहा बंगाल के गवर्नर में भी 4 सदस्य थी, इसलिए याद रख लेना 4 सदस्य। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने में प्रतिबंध कर दिया गया। दोस्तों क्या हुआ था इस समय? सिचुएशन ऐसी थी, इस रेगुलेटिंग एक्ट के पहले की नहीं, ब्रिटिश में जो थे, ब्रिटेन में, वहां के जो प्रशासक थे जो कंपनी के अधीन काम कर रहे थे भारत में, उनकी की संपत्ति बहुत ही ज्यादा तेजी से वृद्धि हो रही थी। ठीक है, वो घूस लेते थे, उपहार लेते थे, रिश्वत लेते, इस कारण से ये रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया कंपनी के काम को थोड़ा सा ब्रिटिश शासन के काबू में लाने के लिए। ठीक है, और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी के नियंत्रण सख्त हो गया। कंपनी को अपने हाथों में लेने के लिए पहला एक्ट था 1773 का। इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का निर्माण किया गया दोस्तों, और यह नागरिकों और सैन्य मामलों की जानकारी किसको दे रहा था? ब्रिटिश सरकार को। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आता है 1781 का संशोधन अधिनियम। इस कानून के गवर्नर जनरल तथा काउंसिलिंग को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी और मुक्त कर दिया। जो गवर्नर जनरल के कार्य थे दोस्तों, उसको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया। कहाँ स्थापना हुई थी उच्चतम न्यायालय की? कलकत्ता में 1774 में। उनके ऐसे कथ्यों के लिए जो उन्हें पद धारण के अधिकार से किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पद पे रहकर किए गए हो, जैसे राष्ट्रपति का भी होता है दोस्तों, जब तक वो पद पे रहता है सारे मतलब
सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर रहता है, राष्ट्रपति मतलब मुक्त रहता है। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान भी गई कार्यवाही के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। मतलब कंपनी के सेवकों को उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाही से सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 1781 का संशोधन अधिनियम दोस्तों 1773 के अधिनियम में कुछ संशोधन करने के लिए किया गया था। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। ठीक है, राजस्व संबंधित मामलों को, राज्य वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। मतलब उच्चतम न्यायालय की सीमा डिसाइड कर दिया इसमें सीधी रीत से। कंपनियों के द्वारा कार्रवाई के लिए भी मुक्त कर दिया, गवर्नर को भी मुक्त कर दिया सर्वोच्च न्यायालय के से। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। मतलब कलकत्ता के अंदर जितने भी लोग रह रहे थे, मतलब न्यायालय के अधीन कर दिया गया उनके। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि कई न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के बाद या मामले तय कर दे। मतलब यह कानून मतलब हिंदू और मुसलमानों पर भी लागू कर दिया गया। इनके हिसाब से निजी कानूनों भी बना सकते थे हिंदू और मुसलमान के लिए। इस कानूनों द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और काउंसिलों के नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। मतलब दोस्तों कोई भी नियम या कानून बनाने के लिए किसको बोल दिया? काउंसिलिंग के प्रांतीय न्यायालयों, गवर्नर जनरल को बोल दिया कि आप कानून बना सकते हो। ठीक है, वो अमल कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय जो कलकत्ता में बैठा हुआ। अब आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसने कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों के लिए पृथक पृथक कर दिया। कंपनी के मतलब राजनीतिक कार्य अलग हो गए और वाणिज्यिक कार्य अलग हो गए दोस्तों। इसने निदेशन मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, के नाम से एक नए निकाय का गठन किया। इसी प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। इन्होंने क्या किया? राजनीतिक मामलों के लिए क्या बना दिया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और वाणिज्यिक मामले किसके पास रख दिए? कंपनी के पास। इसी के तहत दोस्तों द्वैध शासन प्रणाली, जैसे इंडिया में है ना द्वैध शासन प्रणाली, केंद्र सरकार का मतलब अलग है और राज्य सरकार का अलग है, इसलिए यह द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ यहीं से 1784 से। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत के सभी नागरिकों, सभी सैन्य एवं राजस्व गतिविधियों के अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। ठीक है, कंपनी को अपने नियंत्रण में लेने के लिए दोस्तों ब्रिटिश सरकार कानून बना रही है, बता रहे 1773 बना लिया, 1781 बना लिया, 1784 मतलब काबू में ले रही है। अब नियंत्रण बोर्ड के लिए सभी नागरिकों एवं सैन्य सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। मतलब अधीक्षण और नियंत्रण का काम दिया गया नियंत्रण बोर्ड के पास। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत के कंपनी के अधीन क्षेत्र में पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। कानून बना रही है, उसी तरह कंपनी के शासन को क्या बोल दिया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। ये भी 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में बोल दिया। ब्रिटिश सरकार को भारत के कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। पूर्ण नियंत्रण में आ गया 1784 में। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के। अब आता है 1786। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ संशोधन करके बनाया गया 1786 का एक्ट। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया।
उसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्तें एवं मांगे रखी। उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिलिंग के निर्णयों को अधिभावी करने या न मानने का अधिकार था। ये थोड़े से डिक्टेटर टाइप के थे, मान के चलो। लॉर्ड कॉर्नवालिस बोले मैं काउंसलिंग का किसी मामले में मान सकता हूं या नहीं मान सकता हूं, ये मेरी मर्जी बोलते। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति के पास दोस्तों अपन मान के चले कि कुछ आते, कुछ कानून आते या कुछ अधिनियम आते, उनके पास यह शक्ति है कि वह अपनी मर्जी से उन पर स्वीकार कर सकता है या नहीं कर सकते, साइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो राष्ट्रपति के इसमें है कि वह माने या न माने। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया गया। सेनापति भी इसे ही बना दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानूनों के प्रावधान के रूप में जोड़ा गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए बनाया गया था स्पेशल, ठीक है, कमांडर इन चीफ। और उसको क्या बोल दिया, उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसलिंग के निर्णयों को अधिभावी या न मानने का अधिकार हो गया। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए स्पेशल बनाया गया था दोस्तों। अब आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। तो इस कानून के निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसलिंग के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्तियों को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्पेशल पावर दी गई थी, तो यह कि दोस्तों आगे निरंतर कर दी गई। ठीक है, कमांडर इन चीफ बन गए और बोलते जो काउंसलिंग परिषदों के मतलब अधिकार, मतलब सलाह को माने या न माने, ये उनके ऊपर हो गया, गवर्नर जनरल के ऊपर। इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों के सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्तियां प्रदान करी। जो बॉम्बे और मद्रास जो मतलब पूरे बंगाल के अंदर आ गई थी, तो उसमें अधिक शक्तियां प्रदान कर दी है। किसको? गवर्नर जनरल को। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि तक बढ़ा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को अवधि को 20 वर्षों के लिए अधिक बढ़ा दिया 1793 में। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसने कमांडर इन चीफ कि गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। कमांडर इन चीफ होने गवर्नर जनरल की अनिवार्यता समाप्त, इसमें समाप्त कर दिया दोस्तों। ठीक है, बशर्ते उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। कमांडर इन चीफ मतलब कॉर्नवालिस को कमांडर इन चीफ तो बना दिया था, लेकिन यह बोल रहा है कि अब उसे अनिवार्यता समाप्त कर दी, गवर्नर जनरल की अनिवार्यता समाप्त कर दी। अब सरकार ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया कि वो कमांडर इन चीफ का पद दे या ना दे गवर्नर को। ये किसके अधीन चल गया? ब्रिटिश सरकार के। अगर ब्रिटिश सरकार चाहे कि गवर्नर को कमांडर इन चीफ बनाया जाए, तभी वो हो सकता है। ठीक है, पहले तो था अभी तक कि कमांडर इन चीफ और उसको न मानने का अधिकार था सलाह को, लेकिन अब हो गया ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया कि कमांडर इन चीफ बनाए या न बनाए, वो ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया, या तो दूसरे व्यक्ति को बना सकती है कमांडर इन चीफ। अब आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। उसी के अंतर्गत है, इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में ही भुगतान किया गया, मतलब भारतीय राजस्व में ही भुगतान किया गया हो। ठीक है, अब भारत के राजस्व के द्वारा ही यहाँ के लोगों को, कंपनी के पूरे अधिकारियों को दोस्तों सैलरी दी जाएंगी। ठीक है, वेतन दिया जाएगा। ठीक है, वेतन दिया जाएगा किससे? भारतीय राजस्व से ही यहाँ के कंपनियों के पूरे अधिकारियों को। ठीक है, ये भी है 1793 में। अब आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों यह भी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत क्या गया? इस कानून ने भारत के में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, मतलब कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 1600 से चल ही रहा था, अब 1813 में एकाधिकार मतलब दूसरी और कंपनी है यहाँ पे खोल सकते। ठीक है, यानी भारत व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। अब दूसरे भी यहाँ पे आके व्यापार कर सकते। कहां से कहां तक चला? 1600 से 1813 तक
ठीक है, कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों एकाधिकार था यहाँ पे। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था भारत में कि यही लोग व्यापार करेंगे, यही लोग यहाँ के दीवानी देखेंगे, सरकार चलाएंगे। अब लेकिन 1813 में एक अधिनियम आता है, इसके तो ये बोल रहे थे कि ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भी खोल दिया गया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी व्यापार आके कर सकते। तब भी इस कानून को चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार को बहाल रखा। चाय व्यापार में बहाल रखा, मतलब चाय आप सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी बेच सकती, और चीन के साथ भी व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। ठीक है, इस कानून ने कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित कर दिया। मतलब हम जैसा बोलेंगे आप वैसे ही करोगे, मतलब मान के चलो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश के राजा जैसे बोलेंगे वैसे ही कंपनी के करेंगे। प्रभुता प्रकट कर दी, इस मतलब कि आप लोग, आप ही का नहीं चलेगा दबदबा, जैसे आप ही व्यापार नहीं करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला, अब और लोगों को भी व्यापार की अनुमति दे देते हैं भारत में। अब 1813 के अधीन और क्या हो गया, इस कानून ने ईसाई मशीनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। ईसाई मशीनरियों को अनुमति दे रही है, जाओ आप भारत में और यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करो। 1813 के तहत इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की। अब मतलब इनको ऐसे चाहिए थे कि जो पढ़े लिखे हो, जिनको इंग्लिश आती हो और जो कंपनी का शासन चला सके। अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, लेकिन यहाँ के भी लोगों की जरूरत थी, क्योंकि उतने तो लोग हायर नहीं कर सकते नहीं ब्रिटेन से। इसीलिए मतलब यहाँ शिक्षा का प्रचार होने लग गया दोस्तों। इसी के तहत मतलब यहाँ स्कूल खोले गए, यहाँ पे ब्रिटिश अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की गई। इससे पहले तो गुरुकुल चल रहे थे, यहाँ से मतलब अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की गई जो इंग्लिश जानते हो, और वो कंपनी का द्वारा जो नियम कानून हो उसके तरह चले दोस्तों। ठीक है, और उनके हिसाब से जो इंग्लिश जानते हो, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो, और जो ब्रिटिश सरकार का काम कर सके। अब आता है 1813 के अधीन इस कानून में भारत के स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक है, भारत के स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड भी व्यवस्था की गई, मतलब कर के माध्यम से कर लगाया गया व्यक्तियों पर। अब आता 1833 का चार्टर अधिनियम। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया भारत का गवर्नर जनरल। इसने सभी नागरिकों को और सैन्य शक्तियों को नीति थी। ठीक है, कमांडर इन चीफ तो पहले ही बना दिया था दोस्तों, और दूसरा था सलाह मानने या नहीं मानने का। अब 1833 में बोल दिया बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के इस अधिनियम के सबसे पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया गया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। पहले बंगाल और मद्रास के अलग अलग थे। ठीक है, गवर्नर थे, लेकिन गवर्नर जनरल कहाँ बना था, बंगाल में। ठीक है, मुंबई और मद्रास का अलग था और गवर्नर जनरल बना था बंगाल में। अब बोल रहे हैं दोस्तों कि संपूर्ण भारत पर एक ऐसी सरकार का गठन किया 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कि उसको भारत का गवर्नर बोला गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, जिसके कब्जे बंगाल भी आ गया, मद्रास भी और मुंबई भी। और ऐसे पहले भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिक थे, सीधे से बंगाल का गवर्नर जनरल बोलते थे, उसी का ही प्रमोशन करके भारत का गवर्नर जनरल बोला गया। इसने मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधित शक्तियों से वंचित कर दिया। क्या बोल रहा है, बंगाल, मद्रास और मुंबई के पहले गवर्नर थे, उनकी कुछ शक्तियां थी, अब उनकी शक्तियों को थोड़ा सिंचित कर दिया, कम कर दिया, विधायिका संबंधित शक्तियों को कम कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका की असीमित शक्तियां प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को
नियामक कानून कहा गया। ठीक है, ये भी मोस्ट है। इसके अधिक पहले बनाए गए कानून को बोल दिया नियामक कानून। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। नियामक कानून मतलब इसके पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून बोल दिया, 1833 से पहले। नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ठीक है, नए कानूनों के तहत बने गए कानून को क्या बोल रहा है, एक्ट या अधिनियम। इसने ये कानून 1833 ने क्या किया, मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायी संबंधित शक्तियों से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत में विधायी का के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए। ठीक है, विधायी का अब कुछ भी कानून बनाएगा तो भारत के गवर्नर जनरल ही बनाएंगे। और 1833 से पहले बने हुए कानूनों को बोलते हैं नियामक कानून, और उसके बाद वाले बने हुए एक्ट या अधिनियम बोल रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया। व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया मतलब व्यापारिक निकाय के रूप में काम करने की गतिविधियों को ही समाप्त कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब अब पूरा मतलब कसते जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा सा पूरा कसाव में आ रहा है, पूरे कब्जे में ले रही है कौन सी, ब्रिटिश सरकार। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक शक्तियों को पूरा कम कर दिया, अब ये बन गई पूरी प्रशासनिक निकाय बन गई 1833 में। पहले ये व्यापार कर सकती थी, पहले व्यापार के रूप में ही आई थी, व्यापार करने के साथ में दोस्तों ये दीवानी प्रथा भी चालू कर दी। अब इसने 1833 में इसके व्यापार को कम कर दिया दोस्तों, व्यापारिक शक्तियों को पूरी तरह से कम कर दिया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारी के विश्वास के तहत कब्जे में रह गए। इसके अधीन कंपनी के अधिकार वाले ब्रिटिश राजशाही क्षेत्र, ठीक है, मतलब जो कंपनी के अधिकार के क्षेत्र को बोल दिया ब्रिटिश राजशाही, और इसके उत्तराधिकारी के विश्वास के तहत कब्जे में रह गए। पूरी तरह प्रशासनिक हो गई है, यह व्यापारिक निकाय पूरी तरह खत्म कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1833 का चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम में पहली बार दोस्तों प्रयास किया गया सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय, रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। अब ये लोग दोस्तों कंपनी के शासन को कंट्रोल में कर रहे थे और भारतीयों को अपॉर्चुनिटी दे रहे थे ताकि वह रोजगार प्राप्त कर सके। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध करने के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। 1833 में यह प्रावधान समाप्त कर दिया। यहां से दोस्तों शुरुआत होती है भारतीयों को अपना अधिकार देने की कोशिश की, लेकिन यह फेल हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया। अब आता है 1853 का, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों 1853। 1857 की क्रांति इसी के बाद होती है। इसने पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। विधायी और प्रशासनिक कार्यों को भी अलग कर दिया गवर्नर जनरल के, भारत के गवर्नर जनरल को। इसके तहत परिषद के 6 नए पार्षद और जोड़े गए, 6 और पहले जो 4 तो पहले थी। इसने विधान पार्षद को कहा गया। ये जो इनको दोस्तों जो पार्षद बनी गवर्नर जनरल के नीचे जो समिति बनी उसको बोल दिया विधान पार्षद बोला। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए इन विधान परिषद का गठन किया जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। गवर्नर जनरल की पहले 4 थी, फिर 6 जोड़ गया, 10 हो गए, और इसी को बोल दिया विधान परिषद। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया गया। एक छोटी संसद के रूप में दोस्तों समिति के रूप में कार्य किया गया भारत गवर्नर जनरल के नीचे। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद से अपनाई जाती है। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। इसमें 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया और प्रक्रिया भी अपनाई गई कौन सी दोस्तों, ब्रिटिश संसद की तरह।
अब इसमें 1853 में दूसरा, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था प्रारंभ की। 1833 में तो मना कर दिया था इन लोगों ने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने। अब 1853 में बोल रहे ठीक है कर देते हैं भैया सिविल सेवकों की व्यवस्था प्रारंभ। इस प्रकार ब्रिटिश सिविल सेविका तो मतलब सॉरी इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई और इसके लिए 1854 में मैकाल समिति की नियुक्ति की गई। मतलब अब सिविल सेविक बन सकते हैं और 1854 में मैकाल समिति का गठन किया गया सिविल सेवकों की भर्ती प्रारंभ करने के लिए। इसमें कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसने राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का प्रयास किया। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहले पूरा क्षेत्र था वो इंग्लैंड के राजशाही के तहत रखने का प्रयास किया गया। दोस्तों मतलब कसते जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का, मतलब पूरा काबू में लाने का कोशिश की गई, लेकिन पूर्व अधिनियम के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट रहा संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। ये तो वार्निंग के था, अब समाप्त कर दिया। 1600 से अभी तक चल रहा है इनका, 1853 तक। अब इसके बाद खत्म होगा 1858 में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। क्या हो रहा है, इसने पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की 6 नए सदस्यों जैसे 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। दोस्तों 6 नए सदस्य थे, उनका चुनाव के मतलब चुनाव के द्वारा इनका परिषद में शामिल किया जाएगा, जो कहां से, कि बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा 4 जगहों से किया जाएगा चुनाव के द्वारा। ठीक दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन भी दबाइए। और दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपके सामने है दोस्तों। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मॉडिफाई एग्जाम करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, मॉडिफाई एग्जाम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है और टेलीग्राम पर भी। हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए और साथ ही में हमको मॉडिफाई एग्जाम यूट्यूब चैनल और मॉडिफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, यह चलती रहेंगी आपके सामने, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम लक्ष्मीकांत की डेली क्लासेस हो जाएंगी दोस्तों आपकी हमारे यूट्यूब चैनल पर, बाकायदा पूरी एम लक्ष्मीकांत कवर की जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।